नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा और आप देख रहे हैं नेशन लाइव। देश में नई शिक्षा नीति यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हो गई है। अब इस पर बहस चालू हो गई है। बहस इस बात को लेकर कि क्या इस पॉलिसी के अंदर सब कुछ अच्छा है या सब कुछ खराब है। कोई भी चीज़ पूर्ण रूप से अच्छी नहीं हो सकती तो पूर्ण रूप से खराब भी नहीं हो सकती। तो ज़रूरी है कि नई शिक्षा नीति के हर एक पहलुओं पर बात की जाए और उसे समझा जाए। और इसे समझा कौन बेहतर सकता है? इसे वही शख्स बेहतर समझा सकता है जिसे इस चीज़ का अनुभव हो, जो शिक्षक हो या जो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ हो। तो आज नेशन लाइव की टीम आपके लिए एक ऐसे ही एजुकेशनलिस्ट को लेके आई है। हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं श्री कृष्ण जी। स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभात जी। श्री कृष्ण जी लंबे समय तक शिक्षक रहे हैं। वो पीजीटी के पद पे कार्यरत थे। उन्होंने स्कूल के अंदर प्रधानाध्यापक यानी कि प्रिंसिपल की भूमिका भी निभाई है। वर्तमान में श्री कृष्ण जी काउंसलर हैं। वो बच्चों को तनाव से कैसे निपटा जाए वो सिखाते हैं। उनके करियर का चुनाव क्या हो उसके बारे में बताते हैं और ऐसे ही बच्चों यानी कि विद्यार्थियों से जुड़े हुए मुद्दों पर बातचीत करते हैं। आज वो हमारे साथ नई शिक्षा नीति पर बात करेंगे। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि नई शिक्षा नीति की आखिर जरूरत क्यों पड़ी और ये नई शिक्षा नीति आखिर है क्या? देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में हमारी सबसे पहली पॉलिसी 1968 में बनी थी और उस पे लगातार शिक्षा के क्षेत्र में जो भी प्रभाव आया उसको कंटिन्यू हम लोग अपने इम्प्रूवमेंट के लिए, अपनी नॉलेज के लिए, सोशल वर्क के लिए हम उसको अप्लाई करते रहे। इसके बाद हमारी न्यू पॉलिसी 1986 में आई। 1986 में हमारी नई पॉलिसी आई और जिसमें 1992 में संशोधन किया गया और उस संशोधन में कुछ सुधार थे जिनको हमने एक परिपक्व तरीके से उसको हमने पूर्ण रूप से एक कार्यशैली में लाने के लिए हमने उसको तैयार किया। बहुत लंबे अरसे से एक रूढ़िवादी एक ढांचे के साथ में हम चलते रहे। हमारी शिक्षा की स्थिति वैसी ही रही और बहुत लंबे इंतजार के बाद में एक ये नई पॉलिसी हमारे सामने आई है, जो अभी लगभग 34 सालों के बाद में ये पॉलिसी अब अमेंडमेंट हुई है। इस पॉलिसी को TSR सुब्रमण्यम की एक कमेटी बनी थी, ये कमेटी अक्टूबर 2015 में बनाई गई थी और जिसमें ये कहा गया था कि एक ड्राफ्ट तैयार करें जिसमें इंडिया लेवल पे अपनी पॉलिसी को स्ट्रॉन्ग और सॉलिड बनाने के लिए, बच्चों के वेलफेयर के लिए एक अच्छा स्वरूप दिया जा सके। इसी के साथ में हमने के कस्तूरी रंजन जो इसरो के हमारे अध्यक्ष रहे, पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, उनकी अध्यक्षता में ये कमेटी ने पूर्ण रूप से इस कमेटी के लिए काम किया और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे ऑल ओवर इंडिया बेस पे पूरे भारतवर्ष से पंचायत लेवल्स तक सभी से छोटी जगह से सुझाव लिए गए इस नीति को एक अच्छा स्वरूप डालने के लिए, जिससे हमारे समाज का चहुमुखी विकास हो सके। इस विकास को पूर्ण रूप से लाने के लिए एक नीति बना दी गई है। उसके ऊपर काम चल रहा है कि उसको अमेंडमेंट कब से किया जाएगा, किस तरीके से किया जाएगा। अभी भी लेटेस्ट NEP के थ्रू कुछ सजेशंस लिए जा रहे हैं कि और भी कोई ऐसे सुझाव हैं जो शिक्षापद जो लोग हैं या कोई भी सामाजिक क्षेत्र से हैं कि कोई ऐसा सुझाव, कोई ऐसा एरिया है जो अभी बचा हुआ है जिसको हम अभी कनेक्ट कर सकते हैं। तो अभी भी लेटेस्ट अभी भी सजेशन लिए जा रहे हैं इसके लिए। मेरा दूसरा सवाल है कि आपने पहले, बीच की और नई पॉलिसी तीनों के बारे में विस्तार से बताया। इन तीनों पॉलिसियों के ऊपर अगर गौर किया जाए तो हम देखते हैं कि ये प्राइमरी एजुकेशन पे जोर देती है और ये भाषा पर भी जोर देती है। ऐसे क्या पॉइंट्स हैं नए एजुकेशन पॉलिसी के अंदर जो पहले से बेटर हैं? इसके बारे में भी आप जनता को बताएं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है प्रभात जी। जैसे मैं प्रोफेशनली काउंसलर हूँ तो सबसे पहला प्लस पॉइंट मुझे इस पॉलिसी का ये लगता है कि जो आप वोकेशनल कोर्सेज की तरफ लेके जा रहे हैं बच्चों को,
वो सबसे बड़ी बात है। दूसरा, आप जब हमारी एजुकेशन पॉलिसी थी, पहले की पॉलिसी थी, उस पॉलिसी में हमारे साथ में ये था कि हम 6 to 14 ईयर पे फोकस कर रहे थे जी। अभी हमारी पॉलिसी जो है वो एज 3 to 18 ईयर तक हम फोकस कर रहे हैं। हमारा बच्चा जब था फर्स्ट में जाता था, जब 6 साल का होता तभी हम फर्स्ट स्टैंडर्ड में डालते थे, लेकिन अब बाल वाटिका जैसी एक वो लाई गई है, स्कीम लाई गई है, जिसके तहत आंगनवाड़ी बाल वाटिका है, उसमें बच्चों को तीसरी साल के बाद में स्कूल में डाला जा सकता है, और जिससे उनके पास ना बैग होगा और ना कोई उनके पास यूनिफॉर्म का फाउंडेशन होगा। इट मीन्स फ्री माइंड से वो लोग स्कूल जाएंगे कि ये लोग खाली अभी प्ले के लिए स्कूल जा रहे हैं, खेलने के लिए जा रहे हैं, जहाँ पे उनके पुराने खेल जो हमारे लुप्त हो गए हैं उनको अच्छे तरीके से खेलें, एंजॉय करें और उनको एक बर्डन ना लगे स्कूल जाना। इसी उसमें मैं आपसे एक छोटी सी उदाहरण एक देना चाहता हूँ कि एक बार एक बच्चा अपने फादर के साथ जा रहा था, उसके फादर उसे स्कूल छोड़ने जा रहे थे, और इसी बीच रास्ते से एक कसाई अपना बकरा लेके जा रहा था। तो उस बच्चे ने पूछा, बच्चा वो बकरा जो था वो पीछे की तरफ खींच रहा था और कसाई जो था उसको आगे की तरफ खींच रहा था। तो बेटे ने उससे पूछा, पापा ये बकरा पीछे की तरफ क्यों जा रहा है? तो उसने कहा कि बेटा ये कसाई है और ये इसको काटने के लिए लेके जा रहा है। तो बच्चे ने बड़े मासूमियत के साथ में कहा कि ओ पापा, मुझे लगा ये इसको स्कूल लेके जा रहा है। इस तरीके की धारणाएं, बच्चा स्कूल जा जरूर रहा था, लेकिन उसके मन में भी कहीं ना कहीं ये था कि स्कूल एक अच्छी जगह नहीं है जहाँ पे मुझे प्रताड़ित किया जाएगा, मुझे परेशान किया जाएगा, और मैं अपने पेरेंट्स से, अपने माहौल से दूर जाऊंगा और वहाँ मैं अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर पाऊंगा। तो इस चीज़ को लेके एक तो हमारा सबसे बड़ा बदलाव जो आता है वो बच्चों की मानसिक दशा को बदल देगा, जिससे उनका इंटरेस्ट क्रिएट होगा। पहले 5 साल किताबों का बोझ नहीं होगा, बस तो यस, नहीं होगा। बिल्कुल। इसमें जो हमारी पॉलिसी आई है उस पॉलिसी में सबसे पहले 3 से 5 साल के लिए हमारे पास 3 साल के लिए 3 साल के लिए हमारे पास होगा, 3 से 6 साल के लिए, जिसमें बाल वाटिका आंगनवाड़ी का जो होगा, जिसमें बिल्कुल प्ले वे मेथड होगा। उस प्ले वे मेथड के बेस पे ही बच्चों को डेवलप किया जाएगा। उसके बाद जो 2 साल आएंगे तो उस 2 साल में हमारे पास अपना विदाउट एग्जामिनेशन फर्स्ट और सेकंड कवर किया जाएगा। सो ये स्टेज बाय स्टेज जब आपका हम आगे डिस्कस करेंगे तो मैं आपको शेयर करूँगा। अभी जो पॉलिसी में चेंजेस हैं वो सबसे अच्छा ये है कि 6 स्टैंडर्ड पे जब बच्चा वोकेशनल कोर्स की तरफ जाएगा, 6ठी क्लास में, यस, जब वो अब ये चॉइस आ गई है कि 6ठी क्लास के साथ में वो बच्चा वोकेशनल कोर्स में चला जाएगा। अब वोकेशनल कोर्स का मतलब ये नहीं है कि वोकेशनल कोर्स में आप इंजीनियर या डॉक्टर या आप IAS IPS जो बनेंगे, खाली यही एक क्राइटेरिया है। वोकेशनल मीन्स बच्चे के अंदर जिस भी टाइप का टैलेंट है, हम हर टैलेंट को बहुत इंपॉर्टेंट मान के चलें। हम कहते हैं, जैसे काउंसलिंग पार्ट में हमारा सबसे बड़ा होता है कि बच्चे के एटीट्यूड एप्टीट्यूड के ऊपर हम इस चीज़ को फोकस करके चलें कि बच्चा क्या करना चाहता है, क्या बनना चाहता है। तो वो हमारे लिए सबसे मुझे इस पॉलिसी में सबसे बड़ी और मजबूत चीज़ लगी, जहाँ बच्चे के वोकेशनल कोर्स की तरफ उसको पुश किया जाएगा और वो लाइफ में अच्छे से सर्वाइव कर पाएगा। तो ये सबसे बड़ी चीज़ मुझे इसमें लगी है। सर, जो नई शिक्षा पॉलिसी यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू की गई है, उसमें जो वर्तमान में स्कूल्स चल रहे हैं, कॉलेजेस चल रहे हैं, इसमें क्या परिवर्तन आएगा? पहले विद्यालय की बात करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है प्रभात जी। जैसे मैं प्रोफेशनली काउंसलर हूँ, तो सबसे पहला प्लस पॉइंट मुझे इस पॉलिसी का ये लगता है कि जो आप वोकेशनल कोर्सेज की तरफ लेके जा रहे हैं बच्चों को, वो सबसे बड़ी बात है। दूसरा, आप जब हमारी एजुकेशन पॉलिसी थी, पहले की पॉलिसी थी, उस पॉलिसी में हमारे साथ में ये था कि हम 6 to 14 ईयर पे फोकस कर रहे थे। अभी हमारी पॉलिसी जो है वो एज 3 to 18 ईयर तक हम फोकस कर रहे हैं। हमारा बच्चा जब था फर्स्ट में जाता था, जब 6 साल का होता, तभी हम फर्स्ट स्टैंडर्ड में डालते थे, लेकिन अब बाल वाटिका जैसी एक वो लाई गई है, स्कीम लाई गई है, जिसके तहत आंगनवाड़ी बाल वाटिका है, उसमें बच्चों को तीसरी साल के बाद में स्कूल में डाला जा सकता है, और जिससे उनके पास ना बैग होगा और ना कोई उनके पास यूनिफॉर्म का फाउंडेशन होगा। इट मीन्स फ्री
माइंड से वो लोग स्कूल जाएंगे कि ये लोग खाली अभी प्ले के लिए स्कूल जा रहे हैं, खेलने के लिए जा रहे हैं, जहाँ पे उनके पुराने खेल जो हमारे लुप्त हो गए हैं उनको अच्छे तरीके से खेलें, एंजॉय करें और उनको एक बर्डन ना लगे स्कूल जाना। इसी उसमें मैं आपसे एक छोटी सी उदाहरण एक देना चाहता हूँ कि एक बार एक बच्चा अपने फादर के साथ जा रहा था, उसके फादर उसे स्कूल छोड़ने जा रहे थे और इसी बीच रास्ते से एक कसाई अपना बकरा लेके जा रहा था। तो उस बच्चे ने पूछा, वो बकरा जो था वो पीछे की तरफ खींच रहा था और कसाई जो था उसको आगे की तरफ खींच रहा था। तो बेटे ने उससे पूछा, पापा ये बकरा पीछे की तरफ क्यों जा रहा है? तो उसने कहा कि बेटा ये कसाई है और ये इसको काटने के लिए लेके जा रहा है। तो बच्चे ने बड़े मासूमियत के साथ में कहा कि ओ पापा मुझे लगा ये इसको स्कूल लेके जा रहा है। इस तरीके की धारणाएं, बच्चा स्कूल जा जरूर रहा था लेकिन उसके मन में भी कहीं ना कहीं ये था कि स्कूल एक अच्छी जगह नहीं है जहाँ पे मुझे प्रताड़ित किया जाएगा, मुझे परेशान किया जाएगा और मैं अपने पेरेंट्स से, अपने माहौल से दूर जाऊंगा और वहाँ मैं अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर पाऊंगा। तो इस चीज़ को लेके एक तो हमारा सबसे बड़ा बदलाव जो आता है वो बच्चों की मानसिक दशा को बदल देगा, जिससे उनका इंटरेस्ट क्रिएट होगा। पहले 5 साल किताबों का बोझ नहीं होगा, बस तो यस नहीं होगा। बिल्कुल। इसमें जो हमारी पॉलिसी आई है उस पॉलिसी में सबसे पहले 3 से 5 साल के लिए हमारे पास 3 साल के लिए 3 साल के लिए हमारे पास होगा 3 से 6 साल के लिए, जिसमें बाल वाटिका, आंगनवाड़ी का जो होगा, जिसमें बिल्कुल प्ले वे मेथड होगा। उस प्ले वे मेथड के बेस पे ही बच्चों को डेवलप किया जाएगा। उसके बाद जो 2 साल आएंगे तो उस 2 साल में हमारे पास अपना विदाउट एग्जामिनेशन फर्स्ट और सेकंड कवर किया जाएगा। सो ये स्टेज बाय स्टेज जब आपका हम आगे डिस्कस करेंगे तो मैं आपको शेयर करूँगा। अभी जो पॉलिसी में चेंजेस हैं वो सबसे अच्छा ये है कि 6 स्टैंडर्ड पे जब बच्चा वोकेशनल कोर्स की तरफ जाएगा, 6ठी क्लास में, यस, जब वो अब ये चॉइस आ गई है कि 6ठी क्लास के साथ में वो बच्चा वोकेशनल कोर्स में चला जाएगा। अब वोकेशनल कोर्स का मतलब ये नहीं है कि वोकेशनल कोर्स में आप इंजीनियर या डॉक्टर या आप IAS IPS जो बनेंगे, खाली यही एक क्राइटेरिया है। वोकेशनल मीन्स बच्चे के अंदर जिस भी टाइप का टैलेंट है, हम हर टैलेंट को बहुत इंपॉर्टेंट मान के चलें। हम कहते हैं, जैसे काउंसलिंग पार्ट में हमारा सबसे बड़ा होता है कि बच्चे के एटीट्यूड एप्टीट्यूड के ऊपर हम इस चीज़ को फोकस करके चलें कि बच्चा क्या करना चाहता है, क्या बनना चाहता है। तो वो हमारे लिए सबसे मुझे इस पॉलिसी में सबसे बड़ी और मजबूत चीज़ लगी, जहाँ बच्चे के वोकेशनल कोर्स की तरफ उसको पुश किया जाएगा और वो लाइफ में अच्छे से सर्वाइव कर पाएगा। तो ये सबसे बड़ी चीज़ मुझे इसमें लगी है। सर, आपने अपनी बातों में बाल्य वाटिका का जिक्र किया, यानी कि प्राइमरी एजुकेशन की। देश के अंदर आंगनबाड़ी चल रही हैं, लेकिन वो उस तरीके से सक्षम नहीं हो पाई, अपना कार्य, अपना दायित्व तो नहीं निभा पाई। इसीलिए प्राइमरी एजुकेशन में प्ले स्कूल्स खुल गए। आपको भी पता है कि प्ले स्कूल्स के लिए भारत के अंदर ऐसी कोई गाइडलाइंस नहीं है कि प्ले स्कूल खोलने के लिए आपको ये करना पड़ेगा। आज इंसान प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना के या एक सोसाइटी बना के प्ले स्कूल चला रहा है। क्या बाल वाटिकाएं, आंगनबाड़ी इन प्ले स्कूल्स को टक्कर दे पाएंगी? प्रभात जी, सबसे बड़ी बात है कि ये चीज़ें हमारे भविष्य पे निश्चित हैं। जब हम बनाते हैं तो एक बहुत अच्छे विचार के साथ और उसकी इम्प्लीमेंट के लिए वर्ल्ड लेवल पे हम उसको कम्पीट कर सकें, इसलिए पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं। यहाँ पे जो पॉलिसीज़ हैं, जैसे मैं थोड़ा सा पीछे अगर जाऊँ, आपको कनेक्ट करूँ 2009 की पॉलिसी RTE एक्ट, उसमें हमारे पास राइट टू एजुकेशन एक्ट था। उस एक्ट में ये था कि हम 6 to 14 ईयर के स्टूडेंट को हम पास करेंगे। उसमें फेल पॉलिसी नहीं थी, क्योंकि सभी को शिक्षा अनिवार्य थी, इसके लिए बनाया गया। लेकिन इसके लूप होल्स भी रहे कि जहाँ तक ये चीज़ें आई वहाँ पे फोकस ना पेरेंट्स का रहा ना टीचर्स का रहा, क्योंकि पास करना एक लाइबिलिटी थी, कंपल्सन था। और वहाँ पे कहीं ना कहीं ये लैक कर गया कि 9th स्टैंडर्ड में जब बच्चे आते हैं तो उनके पास स्टडी का बहुत बड़ा प्रेशर आ जाता है, टीचर्स का भी, फैमिली का भी, सिबलिंग्स का भी, पीयर्स का भी। सो उस प्रेशर में बच्चे आगे कोई ना कोई नेगेटिव स्टेप लेते हैं। यहाँ जब हम देखते हैं तो यहाँ सारी चीज़ें आपके टैलेंट्स बेस पे हैं, एग्ज़ाम बेस पे नहीं है। आपको एनालाइज किया जाएगा आपकी वर्किंग स्टाइल, आपके बिहेवियर बेस पे। और आपने देखा होगा कि इसमें एग्ज़ाम आपका 3rd स्टैंडर्ड पे होगा, 5th स्टैंडर्ड पे होगा,
8th स्टैंडर्ड पे होगा। इसके बीच जो होगा वो आपका सारा असेसमेंट बेस पे आपको पास आउट किया जाएगा। क्या जो नई शिक्षा नीति है वो प्री प्राइमरी एजुकेशन को स्ट्रॉन्ग कर पाएगी, यानी कि बच्चों के अंदर जो मानसिक विकास है, आंगनबाड़ी का मुख्य रूप से कार्य ये हो गया है कि अधिकतर बच्चे उसके अंदर वो जाते हैं जो कि सक्षम नहीं है फीस पे करने के लिए। जो भी परिवार सक्षम है फीस पे करने के लिए वो कोशिश करता है कि बच्चों की शुरुआती शिक्षा वो प्राइवेट स्कूल में कराए, जो कि एक बहुत बड़ा अंतर आ गया है। तो आपको लग रहा है कि जो ये बाल वाटिका खुली है या बाल वाटिका का विचार जो नई शिक्षा नीति के अंदर किया गया है वो प्री प्राइमरी एजुकेशन को स्ट्रॉन्ग कर पाएगा? देखिए प्रभात जी, ये चीज़ें हम लोग सबसे पहले इसमें हमारे टीचर्स की वैल्यू सबसे जो बड़ा रोल है इसमें सभी का टीचर्स का है। चाहे आंगनवाड़ी हमारी आशा वर्कर्स हैं, आंगनवाड़ी के जो हमारे वर्कर्स हैं, सबसे पहले फोकस किया जाता है उन पे कि वो किस लेवल पर एजुकेटेड हैं, उनका क्राइटेरिया क्या है, उस क्राइटेरिया में उनको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत क्या पड़ रही है, उनको किस तरीके से गाइड किया जाए ताकि आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकें। सबसे ज़रूरी है कि हमारे पास वो डेटा कलेक्ट हो कि जिसमें हमारे पास आंगनवाड़ी वर्कर जो है उनका एजुकेशन क्राइटेरिया क्या है, क्या उस एजुकेशन क्राइटेरिया के अंदर वो इतने ट्रेंड हैं कि वो बाल वाटिका जैसे जो नई पॉलिसी जो हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं उसके लिए वो काम कर पाएँ। अगर वो उसको सुचारू रूप से चला पाएँ या उसके अंदर वो टैलेंट है और उस तरीके से वो कर सकते हैं तो डेफिनेटली हमारे उसमें एक स्टेप अप जरूर होगा। बट जहाँ कंपैरिजन की बात आती है तो वहाँ कंपैरिजन मैं आपको बिल्कुल क्लियर करूँगा कि मुझे नहीं लगता इस गैप को कवर करने में हम बहुत जल्दी इस चीज़ को कवर कर पाएंगे। सर, देश के अंदर एक बहुत बड़ी दिक्कत है कि डॉक्टर सिर्फ अपना काम करता है, इंजीनियर सिर्फ अपना काम करता है या उनको जो असाइन ड्यूटी मिलती है वो काम करता है, लेकिन शिक्षक को बहुत सारी भूमिकाओं में उतरना पड़ता है। अभी जैसे कोरोना का संकट काल था तो वो राशन भी बांट रहे थे, जनगणना होती है तो आप जनगणना में लगा देते हैं, इलेक्शन होता है तो आप इलेक्शन में लगा देते हैं। शिक्षक को शिक्षक कम क्लर्क ज़्यादा बना दिया गया है। दूसरी चीज़, क्या प्री प्राइमरी एजुकेशन के लिए टीचर्स को ट्रेंड किया जाएगा? और गांव देहात में, दिल्ली वगैरह में तो फिर भी बेहतर स्थिति है। मैं मणिपुर की बात कर रहा हूं, मैं बिहार की बात कर रहा हूं, मैं मिजोरम की बात कर रहा हूं। भारत के दूर दराज इलाकों में प्राइमरी एजुकेशन को स्ट्रॉन्ग किया जा सकेगा। सबसे पहली बात, जहाँ टीचर्स की बात जहाँ आती है उनकी अगर हम कैलिबर को देखते हैं तो इंसान के अंदर कैलिबर भरपूर होता है, उसको हम उसकी पोटेंशियल को कैसे यूटिलाइज करते हैं ये हम पे डिपेंड करता है। हम एक धारणा लेके चलते हैं, एक छोटे से समाज से अगर हम निकल के आते हैं, हम देखते हैं बेटी है बेटा है, मोस्ट प्रॉब्ली बेटियों के लिए हम यही बात लेके चलते हैं कि टीचर बन जाए। हम टीचर उसको बनाते हुए उससे पहले उसको इंसान बनाना सिखाएं कि अगर बेसिक आप अपने घर से चलते हो, आपका बच्चा अगर घर से बाहर निकल रहा है, स्टेप निकाल रहा है वो, और उसको आप बाल वाटिका में डाल रहे हैं और वहाँ पे आपका बच्चा जा रहा है, तो आप उसको कैसे हैंडल करेंगे? टीचर्स के साथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है कि वो एक एजुकेटेड टीचर तो हो जाता है, लेकिन एक एक्सपीरियंस पर्सन जिसको हर हर्डल्स को किस तरीके से डील करना है। आपने एक क्वेश्चन उठाया कि इनके साथ कलर की ड्यूटी का, अगर हम मैं थोड़ा सा रिप्लेस करूँ इसको, इस कंट्रोवर्सी पे आ जाती है बात, थोड़ा सा मैं नहीं जाना चाहता, बट अगर हम एक आर्मी पर्सन को बॉर्डर पे खड़ा कर देते हैं और हम उससे ये उम्मीद करते हैं कि ये देश के लिए अच्छे से लड़ाई करे, और उस लड़ाई के दौरान अगर कोई ऐसी आपदा आ जाती है, उस आपदा से लड़ने के लिए अगर वो सिचुएशन पे है तो उसको काम करना पड़ेगा। अगर वो नहीं करता है तो वो वहाँ से बैक करेगा या अपनी जगह छोड़ देगा। इट मीन्स वो एक कैलिबर उसके अंदर नहीं था कि वो हर सिचुएशन को हैंडल कर सके। नो डाउट थोड़ा सा प्रेशर टीचर्स के ऊपर जरूर आ जाता है, बट ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक आपने 5th क्लास तक की पढ़ाई जो है वो मातृभाषा में करवाने को कही गई है। आज के इस दौर में हम ये देख रहे हैं कि अंग्रेज़ी लोगों के लिए बहुत नेसेसरी हो गई है। क्या हम बच्चों को हिंदी या मातृभाषा की ओर मूव ऑन करवा पाएंगे, ले जा पाएंगे उन्हें? सबसे बड़ी बात यह है कि मातृभाषा कि अगर हम फोकस करते हैं तो हमारा सबसे बड़ी बात होती है कि लर्निंग प्रोसेस। अगर हम देखें कि जब तक बच्चा स्कूल नहीं जाता है उससे पहले वो बहुत सारी चीज़ें सीख चुका होता है।
क्या उस टाइम हम उसको कोई लैंग्वेज पढ़ाते हैं? नहीं पढ़ाते। लेकिन जब हम उसको लैंग्वेज उसी लैंग्वेज में आगे कंटिन्यू करते हैं तो उसके लिए लर्निंग प्रोसेस थोड़ा सा इजी हो जाता है। जी सर, यही तो बात है ना कि सभी जो देश है वो अपनी भाषा में बात करते हैं। जापान वाला फिजिक्स जापानीज में पढ़ता है, अमेरिका वाला इंग्लिश में पढ़ता है, लेकिन हमारे यहाँ पहले इंग्लिश सीखो फिर फिजिक्स सीखो। अब होता यह है कि बहुत बड़ा बैरियर जो है वो लैंग्वेज बन जाता है। इसमें सबसे बड़ी भूमिका पेरेंट्स की है। जहाँ पेरेंट्स इस चीज़ को आगे ला रहे हैं, अपने घर में आप देखेंगे नॉर्मली कि बच्चे के साथ स्टार्टिंग से ही हमारी इंग्लिश लैंग्वेज शुरू हो जाती है। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, पापा को अगर आपने विश करना है, किसी और को विश करना है, आपका नाम क्या है, ये चीज़ें आपकी इंग्लिश में ही स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि वो बेसिक उसका माइंडसेट है कि अगर बच्चा इंग्लिश में स्ट्रॉन्ग होगा तो वो आगे कुछ कर पाएगा, अदरवाइज़ वो नहीं कर पाए। तो सबसे पहले हमें अपने बिल्कुल मूल जो हमारा स्थान है जहाँ से हम जर्नी स्टार्ट करते हैं, हमें वहाँ से इंग्लिश की इम्पोर्टेंस के बारे में बताना पड़ेगा। इंग्लिश इज़ ए लैंग्वेज, अगर आप जानना चाहते हैं आप उसको जानिए, अच्छे तरीके से जानिए, आप उसकी जानकारी रखिए, लेकिन आप ये समझे कि इंग्लिश के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते, तो वो मैं उसको निराधार मानता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है कि इंग्लिश के बगैर कुछ नहीं किया जा सकता। सर वापस मुद्दे पे आते हैं, 5वीं तक की पढ़ाई मातृभाषा में ही क्यों, और क्या प्राइमरी एजुकेशन को देश में स्ट्रॉन्ग किया जा सकेगा? गांव देहात तक प्री प्राइमरी और प्राइमरी एजुकेशन स्ट्रॉन्ग की जा सकेगी? ये अंतिम सवाल मैं ले रहा हूं आपसे प्राइमरी एजुकेशन पे। पहले क्वेश्चन पे आते हैं। प्राइमरी शिक्षा, जैसे मैंने बोला कि हम लोग अपने जो भी क्षेत्रीय भाषा अपने घर में यूज़ करते हैं, हिंदी मातृभाषा अपने घर में यूज़ करते हैं, तो उससे ये निश्चित हो जाता है कि बच्चे की लर्निंग प्रोसेस साइकोलॉजिकली उसका डेवलपमेंट बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है, और उसको अगर उसी लैंग्वेज में पढ़ाया जाए तो उसको बहुत ही कंफर्ट लगेगा और वो अपने लेवल पे अच्छा परफॉर्म करने की पूरी कोशिश करेगा। लेकिन जब हमें एक लैंग्वेज एक एज तक हमें जो घर में बोली जाती है उस भाषा के बाद अगर हमें सडनली कोई दूसरी लैंग्वेज दे दी जाती है तो डेफिनेटली कोई ना कोई हमारे लिए हर्डल्स पैदा होगा। तो उस एज ग्रुप पे उस तरीके की चोट, उस तरीके का हर्डल वो जब उसको पार नहीं कर पाता है तो उसके लिए बड़ी मनोदशा उसकी बड़ी खराब हो जाती है। तो यहाँ पे एक अपने परिवार का इंग्लिश मीडियम का माहौल है तो वो इंग्लिश बोल रहा है, चाहे वो हिंदी भाषीय हो, लेकिन उसका माहौल ये कि मुझे अपने बच्चे को एक अच्छे लेवल पे लेके जाना है तो मेरे घर का एनवायरनमेंट इंग्लिश होना चाहिए। सो डेफिनेटली उसका बच्चा इंग्लिश मीडियम में अच्छा कर जाएगा। बट अगर हम इसको ओवरऑल देखते हैं तो जहाँ क्षेत्रीय भाषा की बात आती है, क्षेत्रीय भाषा में अगर ज्ञान अर्जित किया जाए तो वो बच्चे की रूट लर्निंग होती है और वो बहुत लंबे अरसे तक उसके साथ रहती है और बहुत प्रॉपर तरीके से ग्रोथ करता है बच्चा। सो इसको अगर हम कंटिन्यू भी करें, जैसे 8th स्टैंडर्ड तक भी आ रहा है कि आप मातृभाषा में 8th स्टैंडर्ड तक भी आप अपनी मातृभाषा में पढ़ सकते हैं, तो वहाँ पे एक ग्रोथ आप बच्चे की, कॉन्फिडेंस अगर आप बच्चे का देखेंगे तो एक अलग ही मिलेगा। सर मातृभाषा के अलावा भी एक और विषय का चुनाव करने को कहा गया है। अगर हम पुरानी शिक्षा नीति को देखें तो कोठारी कमीशन के अंदर भी जो है ये चीज़ कही गई थी, लेकिन हुआ ये कि जो नॉर्थ इंडियंस थे उन्होंने हिंदी, संस्कृत और अंग्रेज़ी का चुनाव कर लिया और साउथ इंडियंस ने भी कुछ ऐसा ही किया। कोठारी कमीशन की रिपोर्ट को अगर एनालाइज किया जाए तो हम समझेंगे कि जो लैंग्वेज बैरियर है बन चुका था नॉर्थ और साउथ इंडिया के बीच, उसको तोड़ा जा सके, लेकिन तोड़ नहीं पाए। क्या नई एजुकेशन पॉलिसी में ऐसा हो पाएगा कि हम इस बैरियर को तोड़ पाएंगे? देखिए, इसमें भी अभी चॉइसेस हैं, पॉलिसी अभी अमेंडमेंट नहीं हुआ है क्योंकि पॉलिसी बनी है और वो जब फॉर्मुलेट हो जाएगी उसके बाद ही क्लियर हो पाएगा। कारण ये है कि हमारे पास एक चॉइस के लिए लैंग्वेज दे दी गई है। 8th स्टैंडर्ड तक हमने देखा है कि अभी पहले भी चल रहा था कि 3 लैंग्वेज स्कूल्स में पढ़ाई जाती थी, बट मोस्ट प्रोबेबली मैंने इस जर्नी में देखा है कि बच्चे 8वीं पास करते करते ये आ जाते थे कि इस लैंग्वेज को कब छोड़ना है। जर्मनी है या आपकी फ्रेंच है या कोई भी लैंग्वेज अगर वो लेते हैं तो वो किस लेवल पे जाके उसको छोड़ना है। मीन्स 8th स्टैंडर्ड तक पढ़ लिया, दैट्स इट, अब 9th में इसका पीछा छूट गया। अब हमारे पास 2 लैंग्वेज रहेगी 9th स्टैंडर्ड में जाके, इंग्लिश और हिंदी। अब हम उसको कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद हमारा एक प्रेशर माइंड में रहता था कि हिंदी कब छूटेगी। सो 11th स्टैंडर्ड पे जाके वो हिंदी भी स्किप हो गई। उसके बाद में फिर हम 11th 12th में आके इंग्लिश और बाकी की जो भी स्ट्रीम सिलेक्शन के हमारे सब्जेक्ट्स हैं हम उस पे चले जाते थे। सो यहाँ पे जो सबसे बड़ी चीज़ आ रही है लैंग्वेज को लेके, वो यही हमें इंडिकेट करती है कि आप
जिस भी लैंग्वेज में पढ़ रहे हैं उसको या तो आप प्रोफेशनली लेके जाएं, एक बच्चे का बर्डन ना हो कि आपको 3 लैंग्वेज पढ़नी ही पढ़नी है। इस 3 लैंग्वेज से अभी तक बहुत कम बच्चे हैं जिन्होंने आगे जाकर मास्टर्स या ग्रेजुएशन या मास्टर्स वगैरह किया है। तो ये 8th स्टैंडर्ड पे छोड़ने तक ही अगर 3 लैंग्वेज के ऊपर प्रेशर डाला जाता है या सजेशन दिया जाता है तो मुझे नहीं लगता कि इसका कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। इससे बेटर है कि बच्चों को जो 2 लैंग्वेज है या 1 लैंग्वेज है या जो भी बच्चा लैंग्वेज आप देना चाहते हैं उसकी पूरी जानकारी हो और अच्छे तरीके से बच्चा इंटरेस्ट के साथ उसको पढ़े और उस पर फोकस रहे। सेकेंडरी एजुकेशन में अब तक 10+2 का जो है वो फॉर्मेट चल रहा था, अब इसको बदल के 5+3+3+4 कर दिया गया है। हम जानना चाहेंगे कि ये 5+3+3+4 फॉर्मेट क्या है। देखिए, हमारी जो पहले की जो एजुकेशन पॉलिसी थी उसमें हम 10+2 के बेस पे अपना काम कर रहे थे। 10वीं से 12वीं तक एक ही सिस्टम में हमें ढाला गया था और उसके बाद में जब हम 11th स्टैंडर्ड में आते थे तो अब हमें स्ट्रीम सिलेक्शन के लिए 11th स्टैंडर्ड में चॉइस मिलती थी। अभी हमारा जो ये 5+3+3 का जो कॉन्सेप्ट आया है उस कॉन्सेप्ट में हमारे पास सबसे पहले अब बच्चा जब पहले 6th स्टैंडर्ड में एडमिट होता था, 6 एज में एडमिट होता था स्कूल में, अब वो बच्चा 3 साल के बाद एडमिट हो जाएगा, जो 3 साल के लिए बाल वाटिका में रहेगा, आंगनवाड़ी में रहेगा और वो विदाउट बैग विदाउट बर्डन एंजॉय करेगा और उसी में रूट लर्निंग होगी। वहीं पे हमारे एथिक्स और वैल्यूज़ के बारे में आपने देखा है कि ज़्यादातर जो फैमिलीज़ है वो न्यूक्लियर फैमिलीज़ की तरफ कन्वर्ट होती जा रही हैं। तो हमारा जो जॉइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट है या वो एकदम ख़त्म सा हो रहा है। दूसरा, हमारे बच्चों के वैल्यूज़ एथिक्स सब डैमेज हो रहे हैं, वो अपने दादा दादी नाना नानी इस तरीके की चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करते जा रहे हैं और आइसोलेटेड फैमिली मतलब अपना बिहेवियर एक आइसोलेटेड उसमें उन्होंने डेवलप करना शुरू कर दिया। सो उन सब चीज़ों को उम्मीद है कि इस पॉलिसी के द्वारा इन सब चीज़ों को वहाँ पे डेवलप किया जाएगा। फिर हमारा स्टेप आ जाता है 1-2 पे। क्लास 1 और 2 पे हमारा असेसमेंट बेस रहेगा कि जो हमने सीखा, जो हमारी एक्टिविटी, जो हमारी इनर स्ट्रेंथ है उसके बेस पे हम कहाँ खड़े हैं उस चीज़ को कैलकुलेट करके ही विदाउट एग्जामिनेशन। अब सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे फेल पास या मार्क्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा, वो कॉन्सेप्ट आपका ग्रेड बेस रहेगा। सर +5 यानी कि पहला जो 5 था उसके बारे में तो आपने जानकारी दे दी, यानी कि 2nd क्लास तक के लिए आपने जानकारी दे दी। अब मैं चाहूंगा कि आप नेक्स्ट 3 पे मूव करें, अगले 3 सालों में क्या होगा। इसके बाद हमारा आ जाता है 1st और 2nd के बाद में हमारा 3 to 5 का आ जाता है। 3 to 3 पे भी आपका एग्ज़ाम होगा, बट एग्ज़ाम इतना हार्ड नहीं होगा कि आपको एग्जामिनेशन बेस पे ही आगे प्रमोट किया जाएगा। वहाँ पे भी आपको असेसमेंट के बेस पे, आपके बिहेवियर के बेस पे और आपके फ्रेंड्स के बिहेवियर के बेस पे, आप उनके ऑब्जर्वेशन के बेस पे आपको आगे इम्प्रूवमेंट दिया जाएगा। सो इट मीन्स इससे बच्चे में एक बिहेवियर डेवलपमेंट होगा, चेंज होगा कि अगर मैं इसके साथ बुरा करता हूँ तो डेफिनेटली ये मुझे नेगेटिव मार्क देगा और मेरी परसेंटेज या मेरा जो ग्रेड है वो डाउन चला जाएगा। इट मीन्स आपस में जो बच्चों का पीयर ग्रुप का जो अपना कनेक्टिविटी है वो थोड़ा सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। इसके बाद 6th 7th 8th आएगा। इसमें हमारे पास सबसे अच्छी जो पॉलिसी के अंदर बात आई है वो वोकेशनल कोर्सेज की आई है। 6th क्लास से वोकेशनल कोर्सेज ऐड करने की आपने बात कही थी, ये क्या होंगे? क्या वोकेशनल के अंदर जो आम छवि बनी हुई है, जब हम 11th में जाते थे, जिन बच्चों को साइंस आर्ट्स कॉमर्स कुछ नहीं मिल पाता था, वो वोकेशनल की तरफ मूव ऑन करते थे, टाइपिंग वगैरह जैसी चीज़ें होती थी उसके अंदर, क्या इसके अंदर पेंटिंग को, राइटिंग को, इन सब को ऐड किया गया है? बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जहां हम वोकेशनल कोर्स की बात करते हैं तो वोकेशनल कोर्स पहले ये होता था 10th पास किया तो उसके बाद में कोर्स कर लिया, कोई भी कंप्यूटर का कोर्स कर लिया जैसे आपने बोला। लेकिन यहाँ वोकेशनल कोर्स की बात आती है कि किसी बच्चे को बेसिक से बेसिक उसको उसका जो रूट लर्निंग है उसका स्टडी की तरफ कोई फोकस नहीं है, बट उसका एप्टीट्यूड कहता है कि ये टैलेंटेड है और ये इस फील्ड में टैलेंटेड है। उसको पोट बनाना आता है, उसको बार्बर का काम आता है, उसको क्लीनिंग का अच्छा काम आता है, उसको मशीनरी का वर्क ज़्यादा आता है, मैनेजमेंट का कुछ अच्छे से इसके अंदर स्किल्स हैं। सो उन सब को देखते हुए उसके अकॉर्डिंग वो अपना वोकेशनल कोर्स चूज कर सकते हैं जिससे फ्यूचर में वो अपने लिए अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार कर सकें। सो ये बहुत बड़ा काम होने जा रहा है
जो हम भी चाहते हैं। जब बच्चों के पास प्रेशर होता है, जो फेलियर होते हैं बच्चे, स्लो लर्नर कह सकते हैं हम, डिटेन स्टूडेंट होते हैं, वो इस चीज़ का ट्रॉमा बहुत झेलते हैं कि वहाँ पे फैमिली का भी, पीयर ग्रुप का भी, सिबलिंग्स का भी, सबका एक प्रेशर आ जाता है जब एक स्टैंप लग जाती है फेल हो गए। सर इसमें एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा मैं, हमारे पास ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे डॉक्टर कुमार विश्वास, दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत, चेतन भगत, जो बीटेक बैकग्राउंड से थे लेकिन अलग अलग फील्डों में उन्होंने अपना कीर्तिमान स्थापित किया। दूसरी चीज़, एक और महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम जब इंजीनियरिंग कॉलेजेस या दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में विजिट करते हैं तो हम देखते हैं कि चाहे कॉलेज कोई भी हो, लेकिन बच्चा वहाँ पे साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स के बच्चे अलग अलग फील्ड में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। कोई स्ट्रीट प्लेस कर रहा होता है, कोई राइटिंग कर रहा होता है। तो जो पहले एक चीज़ थी कि अगर एक बीटेक का स्टूडेंट जर्नलिस्ट बनना चाहता है या एक बीटेक का स्टूडेंट राइटर बनना चाहता है तो उसे जो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता था, उसको पढ़ने की जो जगह नहीं मिल पाती थी, अब वो उसे मिल जाएगी। और दूसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स का वर्ग संघर्ष है कि जो बहुत तेज बच्चा होगा वो साइंस लेगा, जो उससे कमज़ोर होगा वो कॉमर्स लेगा, जो सबसे कमज़ोर होगा वो ह्यूमैनिटीज़ लेगा। हालांकि दिल्ली जैसे महानगरों में ये चीज़ बहुत कम हो गई है, लेकिन फिर भी जो ये एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करने का, यानी कि अपनी मर्जी की पढ़ाई चुन पाने का जो अवसर मिलेगा, उससे ये वर्ग संघर्ष समाप्त हो जाएगा। देखिए सर, यहाँ पे आपने जैसे विश्वास जी का नाम लिया, कई महान हस्तियों के आपने नाम लिए, उन्होंने अपनी एजुकेशन अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग की। अगर उन्होंने छोड़ी एजुकेशन तो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग छोड़ी, बट उन्होंने कभी भी एजुकेशन या इस चीज़ को इस तरीके से नहीं, जो नई पॉलिसी हमारी आ रही है कि इसमें मल्टीपल सब्जेक्ट पढ़ के आपने ये काम किया, वो गए अपने इंटरेस्ट के साथ गए, उन्होंने अपने इंटरेस्ट को आगे बढ़ाया। तो नो डाउट अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप जो करना चाहते हैं वो डेफिनेटली कर लेंगे। लेकिन एजुकेशन फील्ड में मल्टीपल चॉइस देके, आज मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि ये पॉलिसी अब बनी है, लेकिन इससे पहले स्कूल्स में एक छोटा सा प्ले होता है। जब आप 10th स्टैंडर्ड का एग्ज़ाम पास आउट करते हैं और 11th में जाते हैं तो स्कूल में एक ये डमी क्लासेस चलती हैं। आप किस सब्जेक्ट को चूज करना चाहते हैं? आपको साइंस लेना है, आपको कॉमर्स लेनी है, आपको आर्ट्स लेनी है, तो आप चूज कर लीजिए। आप 1 वीक साइंस में बैठिए, उसके बाद में फिर आप 1 वीक जाइए कॉमर्स में, उसके बाद आप 1 वीक जाइए साइंस उसमें ह्यूमैनिटीज़ में चले जाइए। सो वो बच्चा खुद ही इतना कंफ्यूज हो जाता है कि वो डिसाइड कर ही नहीं पाता कि मुझे कहाँ जाना है। वहाँ पे वो स्टिक कहाँ होता है? जहाँ पे उसका पीयर ग्रुप होता है, जिसके साथ वो बहुत ही कंफर्ट फील करता है। चाहे वो बच्चा अपने टैलेंट के बेस पे वहाँ हो, लेकिन हमारा जो बच्चा है वो बच्चा जा रहा है बायस होके, अपने उसको कोई भी आईना नहीं दिखाया गया, उसको गाइडलाइन नहीं मिली और उसने उसको फॉलो करना शुरू कर दी। सो डेफिनेटली ये हर्डल है और आने वाले टाइम में ये चुनौती बन के आएगा सामने, क्योंकि मल्टीपल वेज में हम कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते। सर मल्टीपल एंट्री और एग्जिट स्कीम्स क्या हैं, यानी कि इसके बारे में लोगों को विस्तार से बताइए, इसके बारे में जानकारी लोगों को चाहिए। इसमें देखिए, सबसे पहले कि हमारे पास एजुकेशन सिस्टम था कि अगर हमने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया तो ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने के बाद अगर हम बीच में ड्रॉप कर देते हैं तो हमें ग्रेजुएशन दोबारा से स्टार्ट करना पड़ता था। तो उसमें हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता था। ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन जो सामने आया है, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी पहल की है कि जिसने जितना पाया उसको उतना उसको मिल गया। लाइक फर्स्ट स्टेज अगर आपने कंप्लीट किया तो उसको सर्टिफिकेट कोर्स मिल गया, सेकेंड ईयर अगर आपने कवर किया तो आपको डिप्लोमा कोर्स मिल गया, और अगर आपने 3 ईयर आपने कंप्लीट किया तो आपको डिग्री कोर्स मिल गया, सर्टिफिकेट मिल गया। इसके बाद अगर आप साथ साथ 4th ईयर कंप्लीट करते हो तो आपको ग्रेजुएट रिसर्च के नाम से आपको जाना जाएगा, और उसके बाद अगर आप मास्टर्स करना चाहते हैं तो आपको 1 ईयर मास्टर्स करना पड़ेगा। अदरवाइज डिग्री कोर्स के बाद अगर मास्टर्स करते हैं आप तो आपको 2 साल का मास्टर कोर्स करना पड़ेगा। इसके बाद इन्होंने एमफिल को साइडलाइन कर दिया है और पीएचडी आपका 4 साल का कर दिया है। सर पीएचडी के लिए मिनिमम 4 साल या मैक्सिमम 4 साल? मिनिमम 4 साल। सर एक और सवाल बहुत बड़ा है कि किसी भी कोर्स के अंदर कितनी बार एंट्री या एग्जिट ले सकते हैं? अभी जो अमेंडमेंट नहीं हुआ है, अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, सॉरी, तो अभी तक क्लियरेंस यही है कि आप कितनी बार भी जा सकते हैं, कितनी बार भी आ सकते हैं। लेकिन अगर आप मिडवे छोड़ते हैं तो आपको काउंट वही होगा जहां आपने कंप्लीट प्रोसेस जो आता कंप्लीट 1 ईयर कंप्लीट किया, मीन्स 1 ईयर।
तो मतलब कि अगर आपने अब फर्स्ट ईयर कंप्लीट करके छोड़ दिया है तो अब आप सेकेंड ईयर में एडमिशन लेंगे, जब भी लेंगे, ये एक बेहतरीन पहल है। जो बच्चे गरीबी के कारण या किसी और कारण के कारण अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ देते थे, उनका साल बर्बाद नहीं होगा। ये समाज को बढ़ावा देने के लिए एक बहुत अच्छा कदम होगा। अगर इम्प्लीमेंट होता है और इस पर काम होता है तो बहुत अच्छा कदम है। अगला सवाल सर, इस वाली सीरीज को हम यहीं से ख़त्म करते हैं और अगला सवाल लेते हैं उस चीज़ के ऊपर जो भारत की सबसे बड़ी समस्या है। भारत के अंदर पॉलिसीज़ बहुत बनती हैं, लेकिन क्या वो इम्प्लीमेंट होती हैं? इतनी महत्वपूर्ण आपने पॉलिसी बनाई है NEP, क्या सरकार और शिक्षक इसे ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट कर पाएंगे? देखिए, गवर्नमेंट की तरफ से जो पॉलिसी पे काम करना था वो 2015 में स्टार्ट हुआ, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है। 2017 के बाद इसको पूरा एक ढांचा तैयार करके इसको लोगों के सामने लाया गया। पॉलिसीज़ एक कभी भी आप देखेंगे कि परिवर्तन नीति का नियम है और वही एक रीज़न है जिसके कारण पॉलिसी बनाई गई है। और इस बनी हुई पॉलिसी को लोगों के सामने सबसे सरल तरीके से, साफ तरीके से उनके लोगों तक पहुंचाया जाए ताकि वो उस चीज़ को समझ सके कि न्यू पॉलिसी है क्या। जो लोग एजुकेशन से जुड़े हैं वो लोग इसको जल्दी से जल्दी पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन हमारा बहुत बड़ा तबका एक ऐसा भी है समाज का जो इस पॉलिसी से दूर है, इन बातों से दूर है। अब एक सवाल शिक्षकों से जुड़ा हुआ सर, क्या शिक्षकों को भी नई ट्रेनिंग दी जाएगी? मैं उन शिक्षकों की बात कर रहा हूं जो अभी कहीं ना कहीं टीचिंग कर रहे हैं, वो नहीं जो अभी आगे ज्वाइन होंगे। जी देखिए, टीचर एजुकेशन की जो पॉलिसी है इसमें ऑलरेडी केवीज के जो स्कूल हैं, इन सर्विस कोर्स इसमें ऑलरेडी पहले से ही चलता आ रहा है और इन लोगों के लिए एक सिस्टम बनाया गया है कि आपको कम से कम 50 घंटे की ट्रेनिंग करनी ही करनी है, जिसमें आपको न्यू पॉलिसी से रिलेटेड अमेंडमेंट जो भी हैं उनको समझना होगा, उनको सीखना होगा और उनके तरीके से आपको काम करना होगा। तो ये जैसे मैंने बताया कि केवीज में ऑलरेडी ये चीज़ें चल रही हैं और इन सर्विस कोर्स ऑलरेडी मैंने लिए भी हैं, काउंसलिंग सेशन भी लिए हैं ड्यूरिंग दिस सेशन। तो ये चीज़ें जो टीचर अभी काम कर रहे हैं उनके साथ भी ये जोड़ा जाएगा और वो 50 आवर्स की उनकी ट्रेनिंग होगी ही होगी। अच्छा, एक चीज़ मैं इसमें और जोड़ना चाहता हूँ कि यहाँ पे बच्चों के लिए एक चीज़ और भी पॉलिसी के अंदर आई है कि इनको भी 10 डेज़ विदाउट बैग एक वो पॉलिसी के अंदर आया है कि बच्चों को 10 दिन ऐसे दिए जाएंगे जिसमें विदाउट बैग एंजॉय करने वो लोग स्कूल जाएंगे। सर, अंतिम सवाल लेंगे आपसे। पहला, नई शिक्षा नीति की सबसे अच्छी चीज़ें, और दूसरा, जो बदलाव आपको लगता है कि अभी किए जाने चाहिए नई शिक्षा नीति के अंदर। सबसे अच्छी चीज़ मैंने बताया वोकेशनल कोर्स का है, बाल वाटिका का सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट है इनका, अगर इम्प्लीमेंट होता है तो। हाँ, ये साथ में जोड़ना पड़ता है क्योंकि पॉलिसीज़ बनती हैं लेकिन पॉलिसीज़ पे क्या 100% वर्क होता है? इम्प्लीमेंटेशन तो आज तक किसी भी पॉलिसी का पूरा नहीं हुआ। यस, तो एक बाल वाटिका का अच्छा है। पॉलिसी में तो मेन है। बाल वाटिका सबसे पहला है क्योंकि सरकारी स्कूलों में 6 साल से शुरू होता था, अब 3 साल से शुरू हो जाएगा, तो ये बेनिफिट लोगों को मिल सकता है। आपका वोकेशनल कोर्स है वो आपका सेकंड पार्ट है जिसमें बच्चों को अपना मल्टीपल टैलेंट ढूंढ के अपना उस पर काम करने का मिल जाता है। तीसरा आपको थोड़ा सा ये कंट्रोवर्शियल है लेकिन 9th स्टैंडर्ड से अपने सब्जेक्ट चूज़ करने का एक है, वो आपके पास आ जाता है। इसके बाद आपका ग्रेजुएशन लेवल पे वहाँ पे भी आपको एक सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री कोर्स की एक वो मिल जाती है, तो वो भी सबसे बड़ी बात है। तो यहाँ पे ये बेनिफिट इस पॉलिसी के अंडर हमें नज़र आ रहे हैं। तो अगर मेरिट की बात करते हैं तो ये चीज़ें मैंने आपको बताई। डीमेरिट की अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात है कि रूट लेवल पे अगर वर्क नहीं होता है तो पॉलिसी यहीं पे फ्लॉप हो जाएगी। वोकेशनल कोर्सेज की जहाँ तक बात है, वो किस लेवल पे कौन उनको सजेस्ट करेगा और किस तरीके से बच्चों की साइकोमेट्रिक टेस्ट के बेस पे होगा या बच्चों के अपने बताने के बेस पे होगा, क्योंकि जहाँ हम देखते हैं ये मल्टीपल गोल्स होते हैं बच्चे के माइंड में। अगर आप देखेंगे कि जब बच्चा छोटा होता है तो उसको शाहरुख खान बनना होता है, उसको हेमा मालिनी बनना है, उसको ये बनना है, उसको ये बनना है, तो रोल मॉडल उनके कुछ कुछ अलग होते हैं। फिर आप थोड़ा सा बड़े होंगे, कुछ और बनने की उनकी चॉइस आ जाती है। उसके बाद फिर थोड़ा सा मैच्योर होता है तो मुझे IAS बनना है, IPS बनना है, डॉक्टर बनना है, वटेवर। इसके बाद में फिर हम
अलग स्टेज पे पहुंचते हैं तो हमारे गोल फ्लैक्चुएट करते हैं, तो वी डोंट नो अबाउट इट कि भाई हमें पर्टिकुलर किस फील्ड में जाना है। तो वो वोकेशनल कोर्स को चूज करने के लिए कौन उनको हेल्प करने वाला है, सबसे बड़ी बात आती है। फिर इसके बाद में जहाँ पे 9th स्टैंडर्ड की बात आती है कि मल्टीपल सब्जेक्ट्स, मैंने पहले ही कहा है कि आप एक सूत्र में बंध के, अगर आपने एक काम करना है, इंजीनियर बनना है, तो एक सूत्र में बंध के आप इंजीनियर बन रहे हो तो आप एक क्वालिटी के साथ जा रहे हो। आप डाइवर्ट होके जा रहे हो कि आप हिस्ट्री भी पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी भी पढ़ रहे हो और आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट भी बन रहे हो, तो वहाँ पे क्वालिटी में कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ होने के चांसेस है। तीसरी बात है जो आपका हायर एजुकेशन की बात आ जाती है, डिग्री कोर्स है। 3 साल का एक माइंड सेट होता था कि हमें 3 साल में काम करना है, 3 साल में मुझे डिग्री लेनी है। बहुत सारे बच्चों के पास ये अपॉर्चुनिटी हो जाएगी कि जो स्कूल लेवल पे जिनके साथ में या तो सब्सटेंस एब्यूजेस या पीयर ग्रुप का प्रेशर या कोई भी उनका जो कनेक्टिविटी है वो उनके एजुकेशन के इंटरेस्ट को लैक कर देता है, और उस लैकिंग के कारण उनके पास एक अपॉर्चुनिटी आ गई कि यार 1 साल छोड़ दिया तो कोई बात नहीं, अगले साल फिर दोबारा से रिकनेक्ट कर लेंगे। सो वो एक गैप जो है, वो अपॉर्चुनिटी उनके बीच में गैप बना सकती है चॉइस के साथ, जबकि वो अपने गोल को अचीव करने में थोड़ा सा पीछे रह जाएंगे। जो गोल उनको 3 साल में पूरा करना था वो शायद हो सकता है 5 साल में पूरा करें, और अपने कैरियर को सेट करने के लिए वो और पीछे चले जाएंगे। तो यहाँ थोड़ा सा इन चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा कि क्या रीज़न है, वैलिड रीज़न के साथ एजुकेशन छोड़ा गया है, तो उन पे भी फोकस किया जाए, तो ये बहुत ज़रूरी है। नई शिक्षा नीति पे हमारी ये सीरीज लगातार जारी रहेगी। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। हम लगातार आपको नए नए एजुकेशनलिस्ट से मिलाते रहेंगे ताकि नई शिक्षा नीति पर आपकी समझ बढ़े। ज़रूरी है कि शिक्षा सभी को मिले, ज़रूरी है कि शिक्षा पर सभी का अधिकार हो, ज़रूरी है कि आप ऐसी चीज़ों से रूबरू होते रहें जो भारत के भविष्य के निर्माण में अपनी अग्रिम भूमिका निभाती हो। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। देश और दुनिया की सभी बड़ी खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें नेशन लाइव। धन्यवाद।